स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुर्गम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, इस वीडियो में हम इंडोर टाइप सब स्टेशन के क्वेश्चंस को करवाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो में सब स्टेशन इक्विपमेंट्स के बारे में और एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन के बारे में एक वीडियो बनाया हूँ, अगर नहीं देखें तो उसको देखिए पहले, फिर इसको देखिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक शहर को इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए 11/0.4 kV 1000 kVA 50 हर्ट्ज का इंडोर टाइप सब स्टेशन लगाना है, जिसमें 250 kVA के 4 आउटपुट डिस्ट्रीब्यूटर स्थापित करना है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता है जो 400 kV के 4 लाइनें वहाँ से निकलेंगी। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, शहर में सप्लाई ले जाएंगी। इसके लिए आपको बनाना है मटेरियल की लिस्ट, आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी, और सब स्टेशन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इस सब स्टेशन को लगाने में टोटल कितना खर्चा आएगा ये भी आपको निकालना है। ठीक है, एज्यूम करेंगे, एजम्पशन परिकल्पनाएं करेंगे कि हम सब स्टेशन को लगाते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे और किस प्रकार से लगाएंगे। तो ये सब स्टेशन कैसा है, 11/0.4 kV का है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिनिमम 2 ट्रांसफार्मर लगाने चाहिए, क्योंकि लोड के हिसाब से आप देख, जैसे 1000 kVA का पूरा सब स्टेशन का बनाना है, तो उसमें आपको 1000 kVA का अलग एक ही ट्रांसफार्मर ना लगा के 2 ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाएगी कंज्यूमर के टर्मिनल पे। मतलब अगर कोई फॉल्ट आता है आपके सिस्टम में, तो पूरी सप्लाई नहीं बंद होगी, चारों जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब लाइन, वो चारों नहीं बंद होगी। दो दो लाइन करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांसफार्मर पे एक लाइन, देखिए एक लाइन जो होगी, सपोज ये ट्रांसफार्मर T1 है और एक ट्रांसफार्मर T2 है। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो 2 डिस्ट्रीब्यूटर निकलेंगे, अगर इधर कोई इस सिस्टम में फॉल्ट आता है, इस बस बार से इसको जोड़ा जाएगा, अभी आगे है, तो इसमें कोई फॉल्ट आया तो ये ही दोनों बंद होंगे और ये दोनों कंटिन्यू रहेंगे, जिसके कारण रिलायबिलिटी बढ़ेगी। मतलब कंज्यूमर आपका जो होगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, रिलायबिलिटी की दृष्टि से और ज़्यादा लोड, एक एक साथ ढेर सारा लोड एक ही ट्रांसफार्मर पे पड़ने से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फॉल्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसके कारण भी करते हैं, फ्यूचर एक्सटेंशन के कारण भी करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सब स्टेशन पर 500 kVA के 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। एक मिनट, हाँ, सब स्टेशन पर 500 kVA के 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में, आप देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ये। उसके बाद में सब स्टेशन जो बनाया जा रहा है, ये हम अज्यूम करते हैं कि वहाँ से जो लाइन गुजर रही होगी, निर्वतमान लाइन का मतलब ये लाइन जा रही है इधर से, और यहाँ कहीं सब स्टेशन है हमारा, इसके बीच में दूरी लगभग 30 मीटर की होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो हम अलग से एक लाइन वहाँ से टैप करके ले आते हैं। ठीक है, अब वहाँ से ले आएंगे तो उसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे इतनी दूरी है। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर, टीपीएमओ स्विच वगैरह ये सभी कहाँ लगेंगे, ये भवन के बाहर लगेंगे, क्योंकि इंडोर टाइप सब स्टेशन है। ट्रांसफार्मर भवन के बिल्डिंग के अंदर लगेगा और सभी इक्विपमेंट्स बिल्डिंग के अंदर ही लगेंगे। ठीक है, अब जब हम ये अजम्पशन बना लेंगे कि अभी पीछे मैं पिछले वीडियो में ये भी मैं बताया था कि ट्रांसफार्मर के रूम का साइज़ कितना होना चाहिए, 11/0.4 kV इंडोर टाइप सब स्टेशन के लिए, तो कितना होगा, 2.5 × 2.5 × 5 मीटर का होता है, 2.5 इंटू 5 मीटर का। उसके बाद में कंट्रोल रूम जो होता है वो हमारा थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें आपका स्विच गियर और पैनल वगैरह सभी लगे होते हैं। 9 × 5 × 5 मीटर का सब स्टेशन बनाने के लिए जो ज़मीन है वो उपलब्ध है। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग नहीं करते हैं इसमें। इसके बाद में आपको निकालना होगा कि एचटी साइड में जो फ्यूज लग रहे हैं उनकी रेटिंग क्या होगी। एचटी साइड में लगने वाले ऑयल सर्किट ब्रेकर,
टीपीएमओ स्विच, ये सभी चीज़ों की रेटिंग कैसे होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, करंट निकालना होगा। तो करंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास में अवेलेबल क्या है, अवेलेबल है आपका सब स्टेशन कितना केवीए का है। तो 1000 केवीए का है, इसका मतलब ये क्या है, अपेरेंट पावर है। ठीक है, यहाँ से अगर हम वोल्टेज से इसमें भाग कर दें तो करंट निकल के आ जाएगा। इसको आप वोल्ट एम्पियर में भी चेंज कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, अदरवाइज नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो किलो वोल्ट से भाग करेंगे, अगर करेंगे तो वोल्ट से भाग करेंगे। ठीक है, तो अब एस टी साइड में जो करंट हम मान लेंगे I1 है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, P इक्वल टू √3 V × I, इस फार्मूले से लगाना होगा। क्योंकि यहाँ पे ये अपेरेंट पावर में पावर फैक्टर एज्यूम नहीं किया जाता है, क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है अपेरेंट पावर में वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, करंट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, I1 ले लेंगे, ये इधर आ जाएगा, भाग करेंगे, करंट की वैल्यू आ जाएगी 52.49 एम्पियर। और आपके पास में दिया है क्वेश्चन में एल टी साइड में जो वोल्टेज है वो कितना है, 0.4 kV है। इस केस में क्या करोगे आप कि एल टी साइड में कितने वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर निकल रहे हैं, उसकी क्या क्षमता है, उसमें आप भाग करके वहाँ से निकालोगे कि एल टी साइड में करंट की क्या वैल्यू आएगी। करंट की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर, साथ में आपको ये देखना है कि टोटल पहले हम निकालेंगे, पहले हम सब स्टेशन में निकालेंगे टोटल एलटी साइड में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो टोटल के लिए आपको क्या करना है, 1000 में भाग करोगे आप √3 इंटू 0.4 kV। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 1443.38 एम्पियर। ये तो टोटल करंट आ गया एलटी साइड में। और एचटी साइड में कितना करंट आया है, 52.49 एम्पियर। इस केस में देखिए यहाँ से चीज़ें एक आपको मैं रिकॉल करवाना चाहूँगा कि जो एच टी साइड होता है वहाँ करंट की वैल्यू कम होती है, वोल्टेज हाई होता है, और करंट की वैल्यू कम होगी तो कंडक्टर की साइज़ वहाँ कम हो जाएगी। और एल टी साइड में करंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो कंडक्टर की साइज़ यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि कंडक्टर की जो साइज़ होती है वो करंट के अनुसार ही हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है, अगर हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादातर हाई वोल्टेज की ही बनाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज रहेगा, करंट की साइज कम रहेगी, करंट कम होगा तो कंडक्टर की साइज़ कम लगेगी, इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, ये आपके पिछले आप सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, मतलब जो सेकेंड ईयर में TDEP होगा उसमें आप पढ़े होंगे, तो मैं रिकॉल करवा दिया यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब जो हमारा लोड होगा, लोड करंट कितना आएगी, मतलब जो ट्रांसफार्मर है, एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ये। जो ट्रांसफार्मर है, ये सपोज ये ट्रांसफार्मर, यहाँ से 2 तार निकलेंगे, ये ट्रांसफार्मर T2 है, यहाँ से 2 तार निकलेंगे। ठीक है, अब इधर कितना करंट फ्लो होगा, मतलब लोड करंट IL यहाँ से कितना फ्लो होगा, उसके लिए क्या करोगे आप, एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर कितना लोड देना है, 250 का बोला गया है क्वेश्चन में, 250 kVA का एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो उस केस में एक डिस्ट्रीब्यूटर पर पड़ने वाले लोड करंट की वैल्यू कितनी आएगी, उसको निकालोगे आप। तो उसको कैसे निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे IL इक्वल टू 250 kVA डिवाइडेड बाई √3 इंटू 0.4 kV। अगर ये kVA में है, ठीक है, ये kV में है, तो ये kV आपका कट जाएगा, एम्पियर बच जाएगा। अगर ये किलो वोल्ट एम्पियर में है, ये वोल्ट में है, तो आप ध्यान देंगे वहाँ पे आपको या तो दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट में रख के कैलकुलेट करना होगा, अदरवाइज रॉन्ग वैल्यू आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, यह आ जाएगा 360.84 एम्पियर। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि मटेरियल लिस्ट बनाना है आपको। मटेरियल लिस्ट के लिए एक टेबल ऐसे बना लेंगे, उसमें लिखेंगे सीधी, यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या कितनी है, सामग्री का नाम व विवरण होगा, आवश्यक सामग्री, दर, रुपया पैसा कितना रुपए में मिल रहा है, और टोटल मूल्य क्या होगा, रिमार्क क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका होगा 500 kVA का ट्रांसफार्मर होगा, ये कितना संख्या में होगा, 2। ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 11/0.4 kV 50 हर्ट्ज 3 फेज सप्लाई का। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए पर ट्रांसफार्मर है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 ट्रांसफार्मर 10 लाख रुपए हो जाएगा। सेकेंड, लाइटनिंग अरेस्टर, ये पूरा एक सेट लगेगा, ये बिल्डिंग के बाहर लगेगा एसटी साइड में। किसके लिए लगता है भाई? ये जो डायरेक्ट लाइटनिंग होती है बारिश के समय में, बिजली चमकती है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है इक्विपमेंट्स को, सब स्टेशन को, कि वहाँ पे कोई भी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी की जो करंट होती है वो ना इंटर कर जाए सब स्टेशन में, जिससे हमारा सिस्टम जो होगा वो ख़राब हो सकता है। तीसरा जो मटेरियल है वो 11 kV TPMO स्विच है विथ फिटिंग्स। TPMO स्विच के लिए मैं एक वीडियो बनाया था सब स्टेशन 11/0.4 kV का, उसमें दिखाया था TPMO स्विच कैसा होता है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। वो पूरा फिटिंग ही आती है, तो फिटिंग ये पूरी महंगी लगभग पड़ जाती है, ये आपका 10,000 रुपये का आएगा। ठीक है, अब करंट कैसे डिसाइड करोगे आप? TPMO LT साइड में जो करंट है, सॉरी ये ST साइड में लगेगा। अब इसकी करंट की वैल्यू जो आएगी वो हम निर्धारित करेंगे कि कितना करंट है वहाँ से, अलग अलग, मतलब एक फेज में कितना है, दूसरे में, तीसरे में कितना, तीनों अलग अलग लगेगा। इसके साथ फ्यूज भी लगेगा। ST साइड में फ्यूज 60 एम्पियर लगेगा, अलग अलग फेजों में, प्रत्येक फेज में एक पूरा फ्यूज यूनिट रहेगी। तो ये भी 10,000 रुपये का आएगा। उसके बाद भवन के निर्माण के लिए सामग्री जो होगी वो टोटल यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम लेके चलते हैं फिलहाल यहाँ पे। लगभग ये बनाने में आपका प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 से 4 लाख रुपए के आसपास आएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये 4 लाख रुपए कर लीजिएगा आप। ठीक, इसके बाद ST साइड में कनेक्शन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो पूरा आप एक सेट लेके आओगे। फिर केबल ले आएंगे। केबल क्या होगा? यहाँ पे निवर्तमान लाइन है, यहाँ पे सब स्टेशन है, इसके बीच में दूरी कितना है? 30 मीटर की है। ठीक, जब 30 मीटर की दूरी है तो इस दूरी को आप कैसे करोगे? क्योंकि ये बिल्डिंग के अंदर आपका ट्रांसफार्मर लगा है, तो यहाँ तक सप्लाई कैसे ले जाओगे? केबल के थ्रू। केबल की साइज़ कैसे निकालेंगे? ST साइड में जितनी करंट है उसके अनुसार केबल की साइज़ होगी, 25 mm² टेबल से निकालेंगे। केबल की साइज़ निकालने के लिए मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं वहाँ से। केबल या कंडक्टर की साइज़ सेम प्रोसेस है निकालना। ठीक है, नेक्स्ट है LT साइड में ऑयल सर्किट ब्रेकर लगेगा, उसके साथ में अब तो इसका जो एम्पियर रेटिंग होगी LT साइड में प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर कितना आ रहा है लोड, उसके हिसाब से हम लेंगे। तो ये LT साइड में OCB जो होगा 2 लगेगा, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर T1 के लिए, दूसरा T2 के लिए 800 एम्पियर कैपेसिटी के लगाए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, LT बस बार यूनिट होगा, ये 800 एम्पियर के लिए डिज़ाइन होगी और 2 मीटर के आसपास आती है ये। ठीक, इसकी संख्या कितनी रहेगी? 2 रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 2 है, तो वहाँ पे हम बस बार 2 लगाएंगे। 2 इसलिए लगाएंगे कि जो आउटपुट होगा हमारा वहाँ पे फीडर लग रहा है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर लग रहा है 2, तो दोनों डिस्ट्रीब्यूटर को एक साथ सप्लाई कैसे दोगे आप? जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये टर्मिनल है उसका LT साइड का, तो यहाँ से हमें 2 डिस्ट्रीब्यूटर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे एल्युमिनियम की और इसको स्थापित कर देंगे एक पार्टिकुलर प्लेस पे, और यहाँ से RYB ये तीनों क्या करेंगे, आप निकालोगे और कनेक्ट करोगे ला करके इस तरह से 1 2 3। ठीक, जब कनेक्ट करोगे यहाँ से फीडर निकालना है, यहाँ से कनेक्ट करके ले जाओगे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर निकालना है, उसको आगे ले जाओगे।
तो उसी प्रकार से 2 ट्रांसफार्मर 2 बस बार लगेंगे। उसके साथ में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी लगेंगे, एलटी साइड में और एसटी साइड दोनों में लगते हैं। कितनी इनकमिंग वोल्टेज कितना आ रहा है, कितना करंट है और कितना पावर फैक्टर है, ये सभी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए हम सभी इक्विपमेंट्स लगाते हैं जो इंडिकेटिंग, मेजरिंग और इंटीग्रेटिंग टाइप के होते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो होगा वो आपका कितने रुपए में पड़ जाएगा? ये होगा आपका 4,000 रुपये में। और 400 एम्पियर 500 वोल्ट एलटी स्विच बोर्ड एसीबी, और साथ में मेजरमेंट के लिए होता है जो एम्पियर होगा, एम्पियर का उसके बाद में उसको कैसे नापेंगे, अमीटर, वोल्ट मीटर और सभी चीज़ें, रिले वगैरह लगेंगी, इंडिकेटिंग लगेगा, जो इंस्ट्रूमेंट जो मैं पीछे अभी बताया हूँ कि कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वो पूरी व्यवस्था रहेगी। इसका जो कॉस्टिंग होगा, ये 4 फीडर 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो चारों के लिए अलग अलग लगाया जाएगा। कि उससे ये देखना होता है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ पर कितना लोड आ रहा है अभी, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम कैसे कम करें, उसको बंद करके, या फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, अलग अलग प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये पूरी एसीबी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो वो आपका आता है, एमसीबी आता है, ये भी लगाते हैं कहीं कहीं। अब तो आजकल जो प्रेजेंट टाइम में जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत लाइन बनाई जा रही हैं, उसमें एमसीबी लगा के वो काम चला दे रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी मीटर लगा देते हैं, वहाँ से वो मेजर करता है कितना पावर सप्लाई गया है इस एरिए में। तो विद्युत चोरी जो होगा वो यहाँ से पकड़ में आ जाती है। इसके बाद में आता है एलटी जो कनेक्शन टोटल मटेरियल है वो, इसमें केबल बॉक्स जोड़ होगा, लग होगा केबल को जॉइंटिंग के लिए, और उसके साथ में एक पैनल बॉक्स होगा। पिछले वीडियो में दिखाया हूँ, सब स्टेशन में दिखा रहा था कि जहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूटर निकालते हैं, वो देख लीजिएगा जाके। उस टाइप का पैनल बॉक्स स्थापित करते हैं और वहाँ से ले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल के। तो इसका खर्चा लगभग 1,000 रुपये का आएगा। वो हो जाएगा। निर्माण सामग्री ईंट, बालू, सीमेंट, कंक्रीट, ये सभी चीज़ें नींव के लिए, तो ट्रांसफार्मर का नींव बनाना है और ट्रंच बनाएंगे केबल को बिछाने के लिए। लाइट, फैन, सर्किट, जो कि कंट्रोल रूम होगा, वहाँ पे ट्रांसफार्मर रूम है कोई, वहाँ आपको रात को भी जाना पड़ सकता है मॉनिटर करने के लिए, तो वहाँ पे लाइट, फैन, सर्किट की आवश्यकता होती है और हम बनाते हैं। ये पूरी व्यवस्था लगाने में लगभग 10,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। उसके बाद में अर्थिंग प्लेट होगा, कम से कम 4 अर्थिंग प्लेट, एक ट्रांसफार्मर के लिए 2 लगाते हैं। ये आपको जानना चाहिए क्यों लगाते हैं, क्योंकि बाय द वे एक अर्थिंग हमारी प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करे तो दूसरे से हमारा बैकअप मिल जाता है। अदरवाइज दोनों अर्थिंग सही चल रही है तो वहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है और वो और अच्छे से वर्क करती है अर्थिंग हमारी। फुटकर सामग्री 1,000 के आसपास रहेगा। ये टोटल कॉस्टिंग अब जोड़ लेंगे, यहाँ पे सामग्री का मूल्य इतना आ गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे अपने कॉपी पे, अपने हिसाब से आप इसमें कुछ घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग में मूल्य है, तो ये आप अपने एग्ज़ाम की कॉपी पे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सामग्री का कुल मूल्य आ गया इतना। संस्थापन लागत, अब ये टोटल प्रोजेक्ट कास्ट कितनी है, ये कैसे निकालते हैं? टोटल जो सामग्री का मूल्य आया है वो कितना आया है? 22,01,790, ठीक है। इस पर 20% लगाएंगे लेबर कॉस्ट। अब जो वैल्यू आती है ये, इस वैल्यू पर आप लगाओगे ओवरहेड चार्ज 11%, और इसी वैल्यू पर लगाओगे कंटीजेंसीज के लिए 5% चार्ज। इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब किस में जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे जो टोटल कॉस्टिंग आएगी वो आएगी आपकी इतना। यही हो जाएगा हमारे सब स्टेशन की लागत का टोटल मूल्य, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे आउटडोर टाइप सब स्टेशन एस्टिमेटिंग कास्टिंग। आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि इस चैप्टर से एस्टिमेटिंग कास्टिंग थोड़ा कम आती है, सबसे ज़्यादा आता है क्या, उसको बता देता हूँ मैं। तो इसके पहले आपको एक सूचना है, आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं सूचना क्या वो बताना चाह रहा था कि इससे आता क्या है। आता ये है, जो 11 kV का पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ठीक है, इसका फिगर बनाने के लिए आएगा।
उसके बाद में 33 kV बाई 11 kV इस टाइप का जो सब स्टेशन है, आउटडोर टाइप, ये भी आता है। फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन का फिगर बनाने के लिए आता है, मतलब कैसा दिखता है ये, इसमें इक्विपमेंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, इसका भी फिगर बनाने के लिए आता है, विद फिटिंग्स, मतलब पूरी सामग्री के साथ में। ठीक, तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए अपने ड्राइंग शीट पे, और ड्राइंग शीट पे इसको बनाना होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। क्लियर? तो अब आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।